हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड पार्ट। ठीक है, आज की क्लास में हमें कवर करना है रेस्पिरेशन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूट्रिशन को ख़त्म किया था काफ़ी डिटेल्स में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें दो एक्टिविटी पढ़ना होगा, एक्टिविटी 6.4 और एक्टिविटी 6.5। एक्टिविटी 6.4 में बताया गया है कि आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और लाइम वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो दो टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों में लाइम वाटर ले लीजिए। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में क्या कीजिए कि आप पिचकारी से उसमें एयर ब्लो कर दीजिए और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप अपने मुंह से स्ट्रॉ के ज़रिए एयर ब्लो कर दीजिए। ठीक है, और देखिए कि क्या होता है। तो आप पाएंगे कि जो टेस्ट ट्यूब A था, जिसमें हमने पिचकारी से एयर ब्लो किया था, वो उतना मिल्की नहीं होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब B जो था, जिसमें हमने मुंह से एयर ब्लो किया, वो पूरा मिल्की हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम मुंह से एयर ब्लो कर रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, इसीलिए ये लाइम वाटर मिल्की हो गया। और जबकि जब हमने यहाँ पे पिचकारी से ब्लो किया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ा कम अमाउंट में है, इसलिए ये थोड़ा बाद में जाके लाइम वाटर मिल्की हुआ या फिर थोड़ा कम मिल्की हुआ। ठीक है, चलिए तो ये एक्टिविटी 6.4 था। अब बात करते हैं एक्टिविटी 6.5 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि आप कुछ फ्रूट जूस ले लीजिए या फिर शुगर सोल्यूशन ले लीजिए और उसमें कुछ ईस्ट डाल दीजिए। ईस्ट एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है, उसमें डाल दीजिए और वहाँ से जो भी गैस निकल रहा है इस प्रोसेस के बाद उस गैस को लाइम वाटर से पास कराइए और देखिए ये क्या होता है। तो आप देखेंगे कि वो लाइम वाटर फिर से यहाँ पे भी मिल्की हो जा रहा है। इसका मतलब इतना तो कंफर्म बोल सकते हैं कि ईस्ट ने शुगर सॉल्यूशन पर एक्ट करके क्या रिलीज़ कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर दिया, तभी तो लाइम वाटर मिल्की हुआ। समझ रहे बात का गहराई? तो और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुआ है। फर्मेंटेशन क्या है इसको अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप इतना समझ के छोड़ दीजिए इसको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। हमने देखा था कि एट द लास्ट प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होकर हमें क्या दे रहा था, एमिनो एसिड दे रहा था। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज दे रहा था और फैट्स ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे रहा था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब जो ये ग्लूकोज है ना, अब ये ग्लूकोज का सारा खेल है। इस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ करवाना है। ठीक है, तो देखिए अब एनर्जी रिलीज़ कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि दो स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। पहले स्टेप में ब्रीदिंग किया जाता है, मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना एयर को। ठीक है, जिसे कहलाता है ब्रीदिंग। और दूसरा स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमने एयर इनहेल किया उसमें से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करना और ब्लड में ले लेना। ठीक है, और वो ऑक्सीजन को ब्लड के जरिए बॉडी के हर सेल्स में पहुंचाना और सेल्स में पहुंच के वहाँ से एनर्जी रिलीज़ करवाना। ठीक है, इतना सारा काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ब्रीदिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन ये दोनों मिलके कहलाता है रेस्पिरेशन। समझे रेस्पिरेशन कितना बड़ा प्रोसेस है। चलिए तो वही अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे एनर्जी रिलीज़ होता है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. जो फूड मटेरियल मतलब जो ग्लूकोज हमने ले लिया न्यूट्रिशन के दौरान, उस ग्लूकोज को यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो यही सारा काम है रेस्पिरेशन का। अब ग्लूकोज से एनर्जी निकालने तक का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके से फॉलो किया जाता है। चलिए देखते हैं कौन से तरीके से ग्लूकोज एनर्जी निकालते हैं। तो ये देखिए, पहले इस हम लोग चार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ लेंगे। तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, लेकिन एक प्रोसेस है जो सब ऑर्गेनिज्म में सिमिलर है। वो प्रोसेस क्या है? हर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरूवेट में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होगा C6H12O6। तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरूवेट में। पायरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये कन्वर्जन होता कहाँ पे है? इन द साइटोप्लाज्म। समझे कि नहीं समझे? अब किसी बच्चे को साइटोप्लाज्म का मतलब नहीं पता होगा तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर सेल है और सेल के अंदर ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी एरिया है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है यहाँ पे, सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
समझे कि नहीं समझे साइटोप्लाज्म का मतलब? तो इसी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पायरूवेट। इतना काम हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से प्रोसेस अब डिफर करना शुरू करता है। अब देखिए, पहले ईस्ट का एग्जांपल लेते हैं। ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस पायरूवेट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी तो रिलीज़ होना ही है, ठीक है। और ये करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ईस्ट ऐसे करके अपना एनर्जी डिराइव करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। चूँकि ये रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसीलिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ा लेस रिलीज़ होता है, समझे। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है एनर्जी निकालने का, वो ये है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अभी हमने देखा ये है सेल और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाहर का एरिया को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर का एरिया को, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स वगैरह वगैरह। उसी में से एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा जगह है जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ कराया जाता है। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे एनर्जी रिलीज़ होता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, देखिए, पायरूवेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है, ठीक है। और चूँकि ये रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो हमने दो पाथवे देख लिया, पहला और दूसरा। एक और रास्ता है एनर्जी निकालने का, जिसको किया जाता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन में, और ये होता है हमारे मसल सेल्स में। जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ गति से कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब हम लोग उतनी तेज़ गति से सांस नहीं ले पाते हैं, तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ठीक है। तब क्या किया जाता है कि पायरूवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी में, ठीक है। और लैक्टिक एसिड भी एक क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, समझ रहे हैं बात को। और ये जो लैक्टिक एसिड है, ये अगर ज़्यादा शरीर में एक्यूमुलेट हो गया तो हमें क्रैम्प्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना हमने समझा यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। कोई चीज़ छूटा होगा तो वहीं पे बता देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन डू इट इन डिफरेंट वेज। कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कुछ बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए ही एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग करते हैं और ऑक्सीजन बिना यूज़ किए हुए कौन रिलीज़ करता है, ईस्ट जैसा ऑर्गेनिज्म करते हैं। और यही था फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन इसी को बोलते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अल्कोहल और एनर्जी में। अल्कोहल, इथेनॉल एक अल्कोहल है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4 में, कार्बन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। इन ऑल केसेस, तीनों ही प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट। समझ में आ गया ये लाइन। सभी केसेस में पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पायरूवेट में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इतना क्लियर है। और ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे देखते हैं। फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और पायरूवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये देखिए पहले स्टेप में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी तो रिलीज होगा ही। और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। समझ गए, फर्मेंटेशन के दौरान होता है ईस्ट में। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये लाइन तो क्लियर होगा, चूँकि एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हो गया पहला पाथवे। दूसरा तरीका क्या है एनर्जी रिलीज कराने का, वो यहाँ पे बोला गया है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया, ऑक्सीजन के साथ हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज करवाते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि पायरूवेट जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना ठो निकलता है, 3 मॉलिक्यूल्स निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। ये रहा वाटर हमें दिख रहा है, और एनर्जी तो होगा ही। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया कि नहीं आया। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में निकला है, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस एनर्जी जो एनारोबिक में निकला था।
समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपसे एरोबिक और एनारोबिक में अगर डिफरेंस कोई पूछे तो पहले तो आप बता सकते हैं कि एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आप बोल सकते हैं कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो इन द ईस्ट होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा डिफरेंस आप बोल सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी इज रिलीज्ड और एरोबिक में मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, समझे? तो ऐसे करके 3 डिफरेंस तो आप आसानी से बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाला देख लिया और हमने थर्ड वाला देख लिया। अब ये मिडिल वाले को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। समटाइम्स व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। जब मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हो तो दूसरा पाथवे अपनाया जाता है। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो दिख रहा है हमें पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया गया है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। और लैक्टिक एसिड बिल्डअप है यहाँ पे, ठीक है। और अगर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया हमारे शरीर में तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रैम्प्स हो जाएगा हमें, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझा कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब देखिए ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ना तीनों ही केस में, ये एनर्जी और ये एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी हो, उस एनर्जी को यूज़ करके तुरंत सेल में एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP क्या है बोल सकते हैं, ये एनर्जी करेंसी है। सेल में कोई भी काम होता है तो इस एनर्जी को ATP को यूज़ करके कोई भी काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मोर टू नो दिया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ बताया गया है कि सेल में पहले से ADP होता है और एक फॉस्फेट भी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ये, ठीक है, प्लस फॉस्फेट। और एनर्जी का अगर अवेलेबिलिटी होगा यहाँ पे तो ये फॉस्फेट जुड़ जाएगा उसमें, तो डाई से हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बन जाएगा। और वापस सब एनर्जी यूज़ हो जाएगा तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा फिर से ADP में। और 1 मोल ATP को यूज़ करके हम लोग 30.5 किलो जूल एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात किया जाए प्लांट्स का और एनिमल्स का डिफरेंटली, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को भी तो ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लांट तो 2 काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो करते हैं दिन में और रेस्पिरेशन भी लेते हैं। हम लोग जैसे सांस लेते हैं वैसे प्लांट लोग भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत पड़ता है और ऑक्सीजन का भी ज़रूरत पड़ता है, और ये दोनों ही ज़रूरत वो लोग डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरा करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा गैस अंदर जाएगा कौन सा गैस बाहर जाएगा, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। पहला तो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है और दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट को किस चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो प्लांट मेनली क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है, ये मेजर एक्टिविटी हो रहा होता है रात के समय। और ड्यूरिंग द डे रेस्पिरेशन तो हो रहा है दिन के दौरान, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज़ होगा। लेकिन चूंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का आपको याद होगा बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ले देखे दिन में क्या निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट ड्यूरिंग द डे। समझे इतना? चलिए, ये हमने बात कर लिया प्लांट्स का। अब बात करते हैं एनिमल्स का। अब एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, और दूसरा होता है एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है, 21% ऑक्सीजन है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी है, तो हमारा रिक्वायरमेंट आसानी से पूरा हो जाता है। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स को 1 लीटर पानी में सिर्फ 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन मिलता है, जो कि काफ़ी लेस है। उसीलिए हम लोग का जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने का जो दर है, वो काफ़ी स्लो है। हम लोग 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार तक सांस लेते हैं। लेकिन एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश हो गया, वो लोग 1 मिनट में 90 से 100 बार सांस लेता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ब्रीदिंग रेट का डिफरेंस इतना क्यों है, क्योंकि हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अच्छा खासा क्वांटिटी में मिलता है और इन्हें उतना अच्छे खासे क्वांटिटी में नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग अच्छे तेज़ गति से सांस लेते हैं ताकि वो लोग अपना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। बात का गहराई को समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये लोग क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में।
सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब जो पानी में जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी लो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के मुकाबले। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज़ मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक एनिमल काफ़ी फास्ट ब्रीदिंग रेट होता है उनका कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के। समझें यहाँ तक? चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को डिटेल्स में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं विया डिफरेंट ऑर्गन्स। हर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गन होता है जो ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करता है। हमारे शरीर में क्या है वो ऑर्गन? लंग्स है, आपको पता होगा, ठीक है। ये ऑर्गन्स में एक सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जिससे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है अक्रॉस दिस सरफेस, ठीक है। और ये सरफेस काफ़ी फाइन एंड डेलिकेट, काफ़ी कोमल होता है, इसलिए ये सरफेस को हम लोग यूजुअली विद इन द बॉडी में रखते हैं ताकि ये सरफेस को कोई चोट ना पहुँचे। लंग्स आप हम लोग का शरीर के अंदर में है, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स का डिटेल में बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स पहले क्या करता है, एयर लेता है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, और उस नॉस्ट्रिल्स में फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स, कोई बैक्टीरिया हो गया तो उसको बाहर ही अब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, फिल्टर कर लेता है, ठीक है। और साथ साथ नॉस्ट्रिल्स में कुछ म्यूकस, कफ या फिर बलगम जिसको बोलते हैं वो भी होता है ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर ले और लंग्स में जो हवा जाए वो एकदम साफ हवा जाए, ठीक है। तो इतना सफाई किया जाता है एयर का लंग्स में जाने से पहले। उसके बाद द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, फिर गले से होते हुए हवा लंग्स की तरफ जाता है। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, गले से जो पाइप गया है विंड पाइप वो कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो कान का हड्डी है, ठीक है, वो काफ़ी सॉफ्ट टाइप का हड्डी है ना, उसको कार्टिलेज बोन बोलते हैं, ठीक है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। तो हमारा जो विंड पाइप है ना वो भी क्या है, कार्टिलेज से बना हुआ है। क्यों? ताकि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। आप ये फिगर को देखिए आराम से, ये देखिए यहाँ पे, ये रहा नॉस्ट्रिल, यहाँ से आया हवा, यहाँ से होते हुए थ्रोट से होते हुए फरिंग्स और लेरिंग से गुजरते हुए आ गया ट्रेकिया में। ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है, इसके ज़रिए हवा अंदर जा रहा है। तो ये जो बना हुआ है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है कि कभी अगर यहाँ से प्रेशर और यहाँ से कभी प्रेशर पड़ गया तो ये चिपक के कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। तो इसको चिपकने से बचाने के लिए ये कार्टिलेज से बना होता है, समझे। तो यहाँ पे बताया गया है तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोली, सिंगुलर एल्वियोलस। आप इसको अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये आपका आ रहा था यहाँ से ट्रेकिया। तो ट्रेकिया देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये दो ब्रांचेस को, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, दोनों ही ब्रांच को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। यह ब्रोंकाई जाके और भी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्रांच में डिवाइड होते जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। समझ में आया कि नहीं आया? और ये ब्रोंकियोल्स जाके कहाँ पे ख़त्म होते हैं, ये लास्ट में देखिए बलून लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली हो गया प्लूरल, और सिंगुलर में बोलते हैं एल्वियोलस। आप इसको देखिए यहाँ पे ये गोल वाले स्ट्रक्चर को जूम करके इधर पे बनाया गया है, ये देखिए। तो ये जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको एल्वियोली बोलते हैं, जिसका सिंगुलर होता है एल्वियोलस, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये सब ब्रांचेस जो हो गया ये सब हो गया ब्रोंकियोल्स। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो एल्वियोली है ना, इस एल्वियोली के अंदर ही ऐसा सर्फेस प्रोवाइड किया जाता है जिस सर्फेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। द एल्वियोली प्रोवाइड अ सर्फेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो हमने देखा अभी, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ये जो एल्वियोली का वॉल है ना, जो इसका सर्फेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का सप्लाई है। ब्लड वेसल का मतलब होता है नस, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नस, खून का सप्लाई होता है। और चूँकि ये ब्लड वेसल्स एल्वियोली में प्रेजेंट है, इसको स्पेशल नाम से भी बुलाते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वियोलार ब्लड वेसल्स।
ठीक है। एल्वियोलार ब्लड वेसल्स जब भी आप सुने तो आप क्या समझेंगे, ये ऐसा ब्लड वेसल है, ऐसा नस है जो एल्वियोली में प्रेजेंट है। एल्वियोली क्या होता है हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स है ना। अब देखिए वो उसमें तो खून गुजर रहा होगा। अब देखिए द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलार एयर। समझ रहे हैं, एल्वियोलार एयर का मतलब क्या हो गया, वो एयर जो एल्वियोली में प्रेजेंट है। तो वो जो एयर है वो टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलार ब्लड सेल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स इन द बॉडी। तो इसको आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए एक एल्वियोली है आपका और ये हो गया उसका सरफेस जहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स गुजर रहे हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा खून ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये ब्लड में मेनली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मतलब इस ब्लड को बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये। अब यहाँ से आया है एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब चूँकि इस ब्लड में कंपैरेटिवली ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मूव कर जाएगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। समझे यहाँ से यहाँ तक। और सिमिलरली चूँकि ब्लड में ऑक्सीजन कम है और यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, तो फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा ये ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। समझे, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऐसे हो रहा है। समझे कि नहीं समझे, आप इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एक बार उस ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, वो ऑक्सीजन अब वापस बॉडी के डिफरेंट सेल्स में जाएगा, फिर वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, फिर वो ब्लड आएगा वापस लंग्स में साफ़ होने के लिए और साफ़ होकर फिर वापस शरीर में ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे करके हमारे शरीर में काम चलते रहता है। अब ये देखिए, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल ऐसा नहीं है कि जब आप सांस छोड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लंग्स में एयर खाली हो गया, आपका लंग्स खाली हो गया। उसमें हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहता है जिसको बोलते हैं रेसिडियल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, ताकि कुछ टाइम मिल जाए ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व होने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव होने में। समझे। चलिए अब आप सोचेंगे हमारा तो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ना, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो दोनों गैस ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक है ब्लड वेसल, ठीक है, एक नस है और इसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है, आपका हो गया RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स और साथ साथ प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा, ये सब चीज़ होता है यहाँ पे। अब ये RBC जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। और हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन बोलता है हेमोग्लोबिन तुम मुझे ले चलो, तो हेमोग्लोबिन के साथ बैठ के वो चला जाता है। तो ऐसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और रहा बात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको ज़्यादा पसंद है इसमें घुल के जाना, ठीक है। तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसमें जो भी वाटर है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड में। समझे। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हमने यहाँ पे समझा। इसको एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब प्यार, लगाव, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन को काफ़ी लगाव है ऑक्सीजन से, उसीलिए ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन साथ में बाइंड होकर जाते हैं। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, और ये हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स में। और जहाँ तक बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है कंपेयर टू ऑक्सीजन के, ठीक है। एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, तो घुला हुआ रूप में वो ट्रांसपोर्ट होता है। समझे यहाँ तक, बस तो यही बताया गया है। और यहाँ पे डू यू नो है कि स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो सबको पता है। चलिए और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है, तो इनका ब्रीदिंग रेट लो होता है क्योंकि ये लोग एटमॉस्फेरिक एयर से अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट हाई होता है क्योंकि जो
वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन वो काफ़ी लेस है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये एडवांटेज है। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, तो ग्लूकोज को तोड़ने का कितना तरीका है, ठीक है, तो ये आपको चार्ट पूरा बना देना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अभी हमने देखा। ये जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है ये आपको यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक लिखना है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स का डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपको लिखना होगा कि लंग्स में जो एयर पैसेज है वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में, और जो टर्मिनेट होता है मतलब एंड होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली सर्फेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और एल्वियोली में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। बस तो यही है फिर, ये हमने इसी के साथ ख़त्म कर लिया रेस्पिरेशन। उम्मीद करते हैं आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो वीडियो के कमेंट में बेझिझक पूछा कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, इससे मेरे को पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करके बताइए कि उन्हें इस चैनल पर ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है, उनका भी हेल्प हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।